दोस्तों आखिरकार जिसका डर था वही हो गया। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जिस तरह से ईरान पर ताबड़तोड़ 3 अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं, उसने एक बार फिर से क्षेत्रीय संघर्ष का डर तो पैदा कर ही दिया है और साथ साथ में ये सवाल भी खड़ा कर दिया है दोस्तों कि अगर इस संघर्ष में चीन और रूस कूद पड़े तो फिर क्या दुनिया के आगे इस साल एक बहुत भीषण मुश्किल खड़ी हो सकती है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी जल्दी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि ईरान ने कैसे जबरदस्त तरीके से हुंकार भरी है न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है उसका जो पूरा असर है वो घरेलू राजनीति पर भी है। मोदी पर किसने उठाए हैं सवाल, विपक्षी पार्टियों में से कौन कौन है जिन्होंने मोदी पर इस हमले के बाद सवाल उठा दिए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के 30 अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं और इस वक्त जो हालात है ईरान के वो किसी भी हाल में अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं दोस्तों। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, खास तौर पर तब जब रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे वक्त में प्रोएक्टिव अटैक किया गया है इजराइल द्वारा। प्रोएक्टिव अटैक इजराइल इसको इसलिए कह रहा है क्योंकि इजराइल का ये कहना था कि ईरान उस पर हमला करने ही वाला था, इसलिए प्रोएक्टिव होकर उसने अटैक कर दिया। यहां मैं आपको बता दूं, ईरान ने अभी तक हमला नहीं किया था। लगातार दावे दोनों तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन हमला अमेरिका और ईरान की तरफ से ही हुआ है। दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ है ईरान के शहरों की अलग अलग तस्वीरों से, जहां पर विस्फोट के बाद जो धुएं का गुबार है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों को पहले से ही पता था कि वहां कभी भी इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला कर सकते हैं। मैं आपको कुछ दिन पहले ये खबर दिखा चुकी हूँ दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक युद्धपोत और इसके अलावा जो फाइटर जेट्स हैं वो ऑलरेडी इजराइल की मदद के लिए इजराइल के बेहद करीब पहुंचा दिए। और इससे पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध अभ्यास हो या फिर कोई टेक्निकल दिक्कत हो, उसके अलावा अमेरिका ने इतने बड़े स्तर पर एक तरह से सीधा सपोर्ट दिया है इजराइल को। यानी आप कह सकते हैं पिछले साल जो 12 दिन का युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार अमेरिका खुलकर सामने आ गया। दोगलेपन की इंतहा एक और चीज देखिए दोस्तों कि अमेरिका एक तरफ ईरान से बातचीत कर रहा है, ये दूसरी बार है कि अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है और बातचीत के साथ साथ ईरान पर हमला कर दिया गया। ये सब कुछ तब हुआ है दोस्तों जब ईरान ने बहुत सी चीजें मान ली है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक बहुत ही सकारात्मक खबर आई थी। ईरान ने कहा था कि अब कभी भी वो परमाणु बम सामग्री रखेगा ही नहीं। ओमान की पहल के बाद एक बयान दिया था ईरान की तरफ से। ईरान ने कहा था कि वो कोई सामग्री तक नहीं रखेगा परमाणु हथियार की, और लगातार वो ये कह रहा है कि उसके पास परमाणु बम नहीं है। और दूसरा, अमेरिका से वो बातचीत भी कर रहा है, अमेरिका से ईरान की बातचीत भी चल रही है और उसके बीच ईरान पर हमला कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार के लिए हुंकार भरी है। ईरान की तरफ से जो बयान आया है दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान की तरफ से कहा गया है कि रिस्पॉन्स विल बी क्रशिंग। रिस्पांस ऐसा होगा जिससे कि क्रश हो जाएगा इजराइल और अमेरिका। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि जो सैन्य ताकत है ईरान की वो इतनी नहीं है कि वो अमेरिका को या इजराइल को क्रश कर सके। लेकिन ये बात पिछले साल 12 दिन का जो युद्ध हुआ था तब भी बोला गया था ईरान के लिए, लेकिन ईरान ने काफी नुकसान पहुंचा दिया था इजराइल को। इजराइल के कई शहरों की हालत ऐसी हो गई थी जिसको देखकर लोग मतलब खौफ खाने बैठ गए थे कि ये गजा है कि ये इजराइल के शहर है। यहां मैं आपको ये भी याद दिला दूं दोस्तों कि ईरान ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूएई में है, कतर में है, सऊदी अरब में है, अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं, पहले ही ईरान की तरफ से कह दिया गया था कि वो इन देशों के अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा और इन देशों पर उसका हमला ना माना जाए, वो हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। दोस्तों हुतियों के सक्रिय होने की भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों अमेरिका और इजराइल का यह हमला बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। ईरान जानता था कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है, इसीलिए उसने घात लगाकर इसका तुरंत जवाब दे दिया। जानकारी मिली है दोस्तों कि ईरान ने तीनों ओर से इजराइल को घेर कर 70 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। इजराइल की आर्मी आईडीएफ ने इस पूरे मामले में कहा है कि ईरान से इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की पहचान हुई है और पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों यरूशलेम, हाइफा और शेफल्ला जैसे शहरों में जबरदस्त तरीके से सायरन बज रहा है और लोग बम शेल्टर्स में जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों डर ये भी है कि चीन और रूस
जो कि स्ट्रैटेजिक एलाय हैं ईरान के, वो अगर खुलकर इस बार ईरान के सपोर्ट में आ गए, जिस तरह से अमेरिका इस बार इजराइल के सपोर्ट में आया है, तो फिर ये जो पूरा संघर्ष, जो क्षेत्रीय संघर्ष है, वो और बड़ा और व्यापक हो सकता है। यहां मैं आपको और याद दिला दूं दोस्तों कि ठीक जैसे ये एयर स्ट्राइक्स शुरू हुए अमेरिका और इजराइल की ईरान पर, जो घरेलू पॉलिटिक्स है वो उबल गई। दोस्तों, पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के नेता और साकेत गोखले तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद, उन्होंने इस पूरे मामले पर मोदी की आलोचना की है। क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, साकेत गोखले टीएमसी के सांसद, उन्होंने जैसे ही एयर स्ट्राइक की खबर आई ईरान पर, प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा, मोदी इजराइल गए, एक नकली पदक लिया और नेतन्याहू द्वारा अपनी यात्रा को नए गठबंधन के रूप में पेश करते हुए दिखाए। महज 2 दिन बाद इजराइल और अमेरिका ने आज ईरान पर अवैध और बिना उकसावे के हमला कर दिया। ईरान लंबे समय से भारत का मित्र है। क्या मोदी की इजराइल यात्रा का उद्देश्य इस अवैध हमले को नैतिक और मौन समर्थन देना था? यदि हां, तो यह स्पष्ट है कि मोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर नहीं, तो ये इस बात का और सबूत है कि मोदी को विदेश नीति और कूटनीति की कोई समझ नहीं और वो इजराइल के जाल में केवल इसीलिए फंस गए क्योंकि इजराइल ने उनके अहंकार को संतुष्ट किया है। साकेत गोखले कह रहे हैं दोस्तों कि ईरान जो है वो हमारा शुरुआत से ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है। हमने काफी निवेश किया है चाबहार पोर्ट पर, और ऐसे वक्त में जब मोदी को पता था कि इजराइल और ईरान के बीच, या इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त टकराव है, मोदी अगर सब कुछ जानते समझते गए तो इसका मतलब उनको विदेश नीति की कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं विदेश नीति का। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मोदी के आते ही इस तरह का हमला हो गया, इसका मतलब क्या मोदी ने मौन समर्थन दिया नेतन्याहू को? ये सवाल उठाए हैं साकेत गोखले ने। पवन खेड़ा ने भी ऐसे ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, मोदी के मित्र बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने मित्र ईरान पर हमला बोल दिया है। मोदी के लौटने के महज 2 दिन बाद ही यह घटना घटी। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में इतनी बयानबाजी करने के बाद मोदी ने अपनी इजराइल यात्रा का इस्तेमाल इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए क्यों नहीं किया? क्या इससे भी बुरा, क्या वो इस युद्ध का समर्थन करते हैं? पवन खेड़ा ने और साकेत गोखले ने सवाल पूछ लिए हैं सरकार से कि आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख है। दोस्तों, सरकार लगातार वहां एडवाइजरी जारी कर रही है, कहते हुए कि ईरान से जितने भी भारतीय हैं वो जल्द से जल्द निकल जाएं। इवैक्यूएट कर रही है सरकार वहां से भारतीयों को। लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि आप ऐसे वक्त में इजराइल क्यों गए जब आपको पता था कि हमारा एक इंपॉर्टेंट साझेदार है जिस पर हमला हो सकता था। सबको पता था दोस्तों कि मोदी के आने के बाद ये हमला होगा, बहुत क्लियर था। अमेरिका ने जिस तरह से अपने पूरे जंगी जहाज बेहद करीब पहुंचाती थे इजराइल के, समझ में आ रहा था सबको, और ट्रंप के बयान भी बता रहे थे। तो अब भारत की जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री को या तो विदेश नीति की जानकारी नहीं है कि हमारा एक मित्र देश है, उस पर हमला होने वाला था, तो मोदी जी क्यों गए इजराइल? और दूसरा, अगर गए तो फिर क्या उनका मौन समर्थन था? और मोदी जी जो वॉर रुकवा देते हैं एक फोन पर, इस बार उन्होंने वॉर क्यों नहीं रुकवाई इजराइल जाकर? ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो घरेलू राजनीति में मोदी को असहज कर सकते हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि अगर इस पूरे संघर्ष में रूस और चीन दोनों वैसे ही आ गए जैसे अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में आया है, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि पिछले साल आपको याद होगा 12 दिन का जो ये युद्ध चला था इजराइल और ईरान के बीच में, तब भी लगातार बयानबाजी आई थी, लेकिन चीन नहीं पड़ा था बीच में। दोस्तों, रूस के लिए खैर बोल नहीं सकते क्योंकि रूस खुद फंसा हुआ है इस वक्त यूक्रेन में। लेकिन चीन के लिए एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, चीन तब तक किसी के साथ सीधे नहीं उलझता मिलिट्री तौर पर जब तक उस पर बात ना आए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, खुले तौर पर सपोर्ट किया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया कभी, राइट? पीछे से सपोर्ट किया, वो सब जानते थे उन्होंने किया, क्योंकि वो सामने से सपोर्ट करता, जैसे अमेरिका इस वक्त इजराइल को कर रहा है, ओपनली वहां के राष्ट्रपति बयान दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती। क्यों? क्योंकि भाई भारत के साथ उसका इतना बड़ा कारोबार है, सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस तो भारत के साथ ही है चीन का, इससे उसको बहुत फायदा होता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या बस ट्रेड के लिए ही चीन ईरान को इस्तेमाल करता रहेगा? अगर चीन को अपने आप को ये साबित करना है कि वो अमेरिका को से आगे बढ़ सकता है और वो एक नया ग्लोबल लीडर है, तो उसको अपने एलाइज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उसके एलाय आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ईरान का हश्र देखेंगे। दोस्तों, यहाँ फिर भी ईरान को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ईरान ने पिछली बार भी साबित किया था और इस बार भी उसके तेवर बहुत तल्ख हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।